नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 10th के अंदर आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन अध्याय 14 और इसमें जो बिंदु होगा वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, अब देखो, हम दिन प्रतिदिन जीवन के अंदर हमें अनेक बार हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किस शब्द को सबसे ज्यादा दोहराते हैं, आय। किसको? आय। तो आय के बारे में हम दिन प्रतिदिन सबसे ज्यादा बोलते हैं, इस शब्द को हम सबसे ज्यादा दोहराते हैं, सर्वाधिक बार हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति या परिवार के कल्याण के लिए उपयोगी कारक आय को माना गया है। इसको व्यक्ति व परिवार के कल्याण के लिए उपयोगी कारक क्या है? आय। आय को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी आय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आय को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई। एक व्यक्ति या परिवार की आय, मतलब एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक जीवन व सामाजिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर देती है। मतलब उसके भौतिक जीवन, उसका स्टेटस नजर आ जाता है कि अच्छी इनकम होगी, मतलब अच्छा पैसा उसके पास में होगा तो उसका स्टैंडर्ड दिखा देता है कि किस तरह से उसका अच्छा खासा मकान बना हुआ है, उसके पास में 4 व्हीलर है या नहीं है, यानी भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उसके पास में कितनी है, तो उसकी आय से उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और सामाजिक परिस्थिति, समाज के अंदर उसका स्टेटस कैसा है, उसकी इमेज कैसी है, इसके माध्यम से ज्ञात हो रहा है, आय के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। और इससे आर्थिक प्रगति, और वो आर्थिक प्रगति जो आर्थिक रूप से जो कार्य कर रहा है अर्थ के क्षेत्र के अंदर, उससे भी ये ज्ञात हो जाता है कि उसके पास में इनकम का सोर्स ज्यादा है, मतलब आय उसके पास में ज्यादा है, तभी वो क्या कर रहा है, भौतिक सामाजिक व आर्थिक प्रगति करने के अंदर वो सक्षम है। ठीक है, अब देखो, इसी संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का होना आवश्यक है। और राष्ट्रीय आय से ही हम क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ निम्नलिखित बिंदु दे रखे हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है राष्ट्रीय आय के लिए, वो बताया गया है कि राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। मतलब राष्ट्रीय आय से क्या होता है, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की प्रगति का ज्ञान होता है। मतलब हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसा मूल्यांकन कर सकते हैं कि जिसकी राष्ट्रीय आय अच्छी होगी, मतलब राष्ट्र क्या करेगा, दिनों दिन प्रगति करेगा, इससे हमें ज्ञान हो जाता है। एक अमेरिका और भारत की तुलना की जाए तो दोनों की राष्ट्रीय आय के अंदर क्या है, अंतर है। जापान से हमारी तुलना की जाए तो दोनों की राष्ट्रीय आय, और ये पाकिस्तान और भारत की तुलना की जाए तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय जो प्रगति है बहुत ही डाउन है, बहुत ही कमजोर स्थिति के अंदर है। भारत की इससे बहुत अधिक सुदृढ़ स्थिति के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय है। फिर दूसरा बिंदु ये हमें बताता है कि राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय से
विभिन्न राष्ट्रों की तुलना कर सकते हैं। मतलब विभिन्न राष्ट्रों की तुलना हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम क्या है कि सभी राष्ट्रों की हम तुलना कर सकते हैं। इससे तुलना कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र क्या है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर मजबूत है या नहीं है। तो हम तुलना कर सकते हैं इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किसमें कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो बिंदु दे रखा है कि इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था के योगदान व सापेक्ष क्या बताया गया है कि सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। सापेक्षिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। हमें किससे प्राप्त हो रही है? अर्थव्यवस्था के योगदान से, यानी अर्थव्यवस्था का जितना अधिक योगदान होगा उससे हमें उसकी सापेक्षिक जानकारी मिलेगी कि उसका स्तर कैसा क्या है। ठीक है, फिर चौथा बिंदु है कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों, मतलब राष्ट्रीय आय के जो अनुमान है, अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के अनुमानों अर्थव्यवस्था के अनुमानों, अब देखो अर्थव्यवस्था के जो अनुमानों के आधार पर, अनुमानों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर, सॉरी इस तरीके से होगा ये, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर, राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया जा सकता है? भावी नीतियां, योजनाएं, भावी योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय के जो अनुमान लगाएंगे उन अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब किसके लिए योजना बनाएंगे हम? अर्थ के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के लिए योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम क्या कि चलो अच्छी इनकम हो गई या अच्छी हमारी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था अगले साल मजबूत हो जाएगी, तो इस साल हमें इस क्षेत्र के अंदर क्या करें? मजबूती से हम कार्य करें जिससे हम प्रगति कर सकें और एक विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी के अंतर्गत आ सकें। इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय की गणना के माध्यम से क्या है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। अब है राष्ट्रीय आय, हमारा जो बिंदु होगा वो है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के संदर्भ में क्या बताया गया है? देखो कि राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। यानी राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य बताया गया है राष्ट्रीय आय एक
क्या होता है ये मौद्रिक माप होता है, यानी इसमें क्या किया जाता है, मुद्रा का मापन किया जाता है, मुद्रा की गणना की जाती है, मुद्रा का मापन या गणना की जाती है। और गणना के आधार पे मतलब इसे देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि मतलब वित्त वर्ष, मतलब उत्पादन के साधन, जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों जहां से हमें क्या हो रहा है, उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अब उत्पादन कहां से, कृषि के क्षेत्र के अंदर उत्पादन होता है, ठीक है, और कृषि के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन, तो सब कुछ उत्पादन किस पे, कृषि पे। और कृषि के अलावा जो उत्पादन है, तृतीय प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, जहां से हमें उत्पादन का सहारा प्राप्त होगा और उस उत्पादन के द्वारा एक निश्चित अवधि, यानी उत्पादन के साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, उत्पादन के साधनों द्वारा क्या किया जाता है, एक निश्चित, और उसमें क्या होता है अवधि। अब निश्चित जो अवधि है उसे एक वित्त वर्ष कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वित्त वर्ष। और वित्त वर्ष का जो समय होता है, ये वित्त वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया है वो होता है 1 मार्च से 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कब से कब तक होता है, वित्त वर्ष। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है वो वित्त वर्ष, मतलब एक निश्चित अवधि हो गई। और अवधि कितनी हो गई, 1 साल की, ये 1 साल की निश्चित अवधि हो गई। और इस निश्चित अवधि के अंदर क्या किया जाता है, उत्पादन के समस्त मतलब के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, मतलब उत्पादित क्या है, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु, समस्त अंतिम वस्तुओं क्या बताया, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में, यानी मुद्रा का मूल्य क्या किया जाता है, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, मुद्रा का मूल्य तय किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि ये पेन है, इसका मूल्य, ये वस्तु है, इस वस्तु का क्या हो गया, एक इसका मूल्य तय कर दिया कि ये 10 रुपए या 15 रुपए की जो है ये वस्तु है। तो इसका आकलन हम किस आधार पे, कि ये वाला पेन मांगते तो इसके बदले में हमें एक मुद्रा देनी पड़ती है, कितनी देनी पड़ती है, जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो हमें 10 रुपए इसके बदले में क्या देने पड़ेंगे, मतलब 10 रुपए इसके बदले में देने होते हैं, ठीक है। तो परिभाषित किया जाता है मौद्रिक मूल्य के रूप में, इसको क्या किया जाए, मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। उत्पादन के साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, यानी एक वित्त वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 30 मार्च का समय, उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, उत्पादन की जो समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को, ठीक है, जिसमें मौद्रिक मूल्य के रूप में उसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए देखो आप, राष्ट्रीय आय में देश के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय आय में समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया गया है। मतलब राष्ट्रीय आय में समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया, यानी उनको मिलाया गया है। राष्ट्रीय आय के अंदर समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं इसके अंदर सम्मिलित
होती है, जो वह क्या है अंतिम वस्तु या सेवा वह वस्तु होती है, ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता, मतलब उनका उत्पादन प्रक्रिया के अंदर क्या नहीं किया जा सकता, वापस उनको उत्पादित नहीं किया जा सकता है। और उत्पादन प्रक्रिया साथ ही वह भी महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है। राष्ट्रीय आय क्या बताई है, देश के समस्त उत्पादन के जो साधन है उसे राष्ट्रीय आय के रूप में उसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, और न कि देश के व्यक्तियों की आय का, मतलब उसे राष्ट्रीय आय को क्या किस रूप में देखा गया, देश के व्यक्तियों की आय नहीं होगी, किस रूप में, सभी उत्पादन के जो जितने भी साधन है वो क्या उत्पादन के साधनों से क्या प्राप्त हो रही है, आय प्राप्त हो रही है, और वो जो उत्पादन के जो साधन उससे राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया गया है। किसका निर्धारण किया गया, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया गया है। अब देखो वित्त वर्ष जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है, कब से कब तक का है, किसे वित्त वर्ष कहते हैं। और उत्पादन का मतलब होता है कि उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही उत्पादन होता है, मतलब उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही क्या कहलाता, उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सामान्य जानकारी राष्ट्रीय आय के बारे में हमने अर्जित की है। अब आगे की जो इसकी राष्ट्रीय आय की जो और भी इसकी जो व्याख्या है, इसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।